बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं घोस्ट मैं हूँ अजीम राना और हम दोनों हमेशा की तरह उम्मीद और ये तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम कोई ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। तो आज मेरे जहन में एक बात आई और वो भी आई कि जब मैं दफ्तर आके चाय पी रहा था तो शहर बानो हम लोग एक रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी गफलत करते हैं। और वो ये कि मेरे ख्याल से नाश्ता जो मिस किया जाता है ना, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे व्यूअर्स। तो नाश्ता करने के बड़े फ़ायदे हैं और ये बड़ी मामूल की बात हो चुकी है सबके लिए कि पेरेंट्स बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। सुबह स्कूल जाने के लिए उनको फौरी तौर पर वो रेडी करते हैं और बगैर नाश्ते के या वो टिफ़िन में पैक करके नाश्ता साथ दे देते हैं, वो बच्चा खाए ना खाए उसकी मर्ज़ी। और हम जैसे लोग भी जिन्होंने दफ्तर पहुंचना होता है सुबह सवेरे जल्दी वो लोग भी स्पीड में जब दफ्तर आते हैं और यहाँ पर आकर चाय पी लेते हैं जैसे मेरी को एंकर पी रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इससे पहले नाश्ता कर चुकी हुई हूँ। मैंने बॉयल एग लिया है, मैंने टोस्ट लिया है, यस। और मैं यही बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल इसी गफलत में ज़ाया किए। इवन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में मैं खुद ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। लेकिन अभी कुछ अरसे से ये मामलात समझ में आए कि आपको ब्रेकफास्ट कितना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। एक तो आप अगर ज़िंदगी भर जवान रहना चाहते हैं, यानी आप बीमारियों में मुब्तला ना हो, तो आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, ये फरमान भी है। और दूसरा ये है कि हार्ट हेल्थ जो है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी, आपका जो वेट है बॉडी का, बॉडी वेट मैनेजमेंट बड़ी शानदार होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बेहतरीन रहता है। और इसके अलावा कुछ रिसर्च ये भी सामने आई है कि जो लोग नाश्ता मिस नहीं करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर गौर करें और नाश्ता किए बगैर घर से कभी बाहर ना जाए। तो वैसे ही खुश्क सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बीमारियां पहले ही अटैक कर चुकी हुई हैं। तो खुश्क सर्दी से बचें। बारिशें नहीं हो रही, बर्फबारी नहीं हो रही, बहुत ठंड है। बारिशें कब होंगी, बर्फबारी कब होगी? महकमा मौसमियात ने बताया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते यानी अगला हफ्ता जो शुरू होने वाला है उसमें बारिशें शुरू होंगी। और ये भी पेशगोई की गई है कि फरवरी और मार्च में मामूल से ज्यादा बारिशें होने और बानो आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर है कि ना सिर्फ बारिशें होंगी बल्कि बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रिप प्लान कर लें अपना। वो तमाम खवातीन हज़रात जो बर्फबारी देखना चाहते हैं, गिलगित, केपी और स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पीडीएमए ने मरी, गलियात और इर्द गिर्द के इलाकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है और ये बताया है कि आइंदा दिनों बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। तो सयाह इन इलाकों में सफर करने से पहले सूरत हाल का जायजा जरूर लें। बारिश से याद आया कि पानी की बारिश और बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन नोटों की बारिश भी कहीं पर हो रही है। कहाँ हो रही है मुझे बताया जाए, मैं अभी राना साहब, बारिश हो रही है नून लीग के जो इलेक्शन कैंपेन की गई है, प्रोग्राम बीच में छोड़ के उनकी जानिब से नोटों की बारिश की गई है और ये नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें नून लीग की रैली में, इंतखाबी रैली थी कल, जिसमें नोटों की बारिश की गई और फिर भरपूर तरीके से लोग नोट लूट रहे हैं। शहरबानो वो विजुअल्स भी अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे बिल्कुल जिस तरह से नोटों की बारिश की जा रही है। ये देखें नाजरीन, गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे, ये चेक करें जी किस तरह से नोट निछावर किए जा रहे हैं जैसे किसी की बारात है। और ये ट्रेंड बहुत गलत है। ट्रिक्स स्टंट मारे जाते हैं शहरबानो अपने जो लीडरान हैं उनको खुश करने के लिए। कितने लोग जख्मी हुए होंगे इस धक्कम-पेल में। लेकिन ये एक मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि आप मतलब अवाम की सूरत हाल देखें, इस वक्त वैसे अवाम को हेल्प कर दें। मुल्क में इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको देखें आप इस तरह। और ये अवाम को भी समझना चाहिए कि ये हुक्मरान जो हैं, ये उनके जितने भी नुमाइंदे हैं, ये उनके टैक्टिक्स हैं जो इलेक्शन से पहले आपको नजर आते हैं, उसके बाद ना वो नजर आते हैं, ना उनके टैक्टिक्स नजर आते हैं, ना उनके वादे नजर आते हैं और ना उनके दावे और ना इस तरह के नोट नजर आते हैं। तो नाजरीन सोच के आपने वोट देना है, इन नोटों को देख के वोट नहीं देना। साहब ये क़यादत की जानिब से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आपको पता है ये तो कुछ भी नहीं है। एक और स्टंट मारा गया, जिंदा जो है ना शेर वो लाया गया और उस पर नवाज शरीफ ने कहा है कि इसको नहीं लेके आए, इससे पहले वापस ले जाए। मुर्दा शेर भी आया था कहीं। आई मीन वो डमीज लेके आते रहे, लेकिन जिंदा सालिम डमीज तो इन्होंने गाड़ियों के ऊपर लगाई होती है, हाथों में पकड़ी होती है। पिंजरे में ये शेर लेके आ गए जनाब। कोई मतवाले को बड़े फैन है नून लीग के और वो NA-130 हल्का जो जहाँ से नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहिबा मध्य मुकाबिल हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये मुकाबला होने जा रहा है।
तो इस हल्के की रैली थी जी, और इस रैली में कोई मतवाला और सही फैन नून लीग का वो असल शेर लेके आ गया। नहीं, ये हमेशा होता है, ये मतवाला नहीं लेके आया। अच्छा। ये क़यादत की जानिब से बुलवाए गए। नहीं, लेकिन इसको डिस्करेज किया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से। उन्होंने बोला है कि ये अच्छी बात नहीं कोई है, जानवर आइंदा से किसी रैली में नहीं आएगा। लेकिन अजीम, इससे पहले ये बहुत दफा हो चुका हुआ है, लेकिन इट्स गुड कि अगर इसको अब रोका गया है। और मरियम औरंगजेब ने इसको शेयर भी किया था। और उनका बिल्कुल, हम लोग ट्विटर जो हैंडल है उनका, वो उस पे जो ट्वीट उन्होंने शेयर किया वो दिखा भी रहे हैं, और उनकी जानिब से प्रॉपर ये अनाउंसमेंट की गई है। नवाज शरीफ साहब को ये स्टंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला है कि जी ये जिस किसी के पास भी ये शेर है वो इसे जिस तरह से रखा जाना चाहिए, उसकी महफूज जगह पे वही रखा जाए, इसको रैलियों में ना लेके आए आप। इससे पहले हमने ये भी देखा था और हमने ये खबर ब्रेक भी की थी कि एक शख्स जो है वो भैंस ले आए थे और भैंस का बच्चा यानी कट्टा हाँ जी, वट्टा वो ले आए मरियम थे। नवाज को तोहफा दिया था उनके एक फैन ने। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है तो जब इस तरह वो की तमाम एक जगह चीज़ों से गई मना थी। बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है जो कि बहुत ज़रूरी है आवाम को देना। हाँ जी, क्योंकि शेर एक वाइल्ड एनिमल है। शेर को पेट नहीं किया जा सकता, उस तरह से टेम नहीं किया जा लोगों सकता। ने इसको इस तरह से पेट रखना शुरू कर दिया है कि इस तरह के जब जंगल में जलसे रहने होते वाली हैं एक ना, चीज है। बिल्कुल, जब जलसे होते हैं तो भारी कीमत पे लोग इनको लेके आते हैं 4 घंटे के लिए, 5 ओह। घंटे के लिए, तो वो उनको सारा उससे प्रॉफिट वैसे होता शेर है। बनो, ये तो तुमने आइडिया भी अच्छा दे दिया, तो बिजनेस भी किया जा नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद गई थी और मैंने वो पूरा डिस्करेज किया था आपने। हाँ, पूरा एक शेरों का समझ लें, वो शेरों का ही जू था और उसमें इतने शेर थे और इतने वो हमने इंसान के देखा थे। भी है, वो हम कैसे और भूल वो सकते लोग हैं, हमारे किस व्यूअर्स ने तरह भी से देखा है। हक कर रहे थे और मैंने भी हिम्मत करके, मेरे बड़ी प्रोड्यूसर साहब ने मेरे पर जुल्म किया तो मैं अंदर गई, लेकिन बहुत खौफनाक शेर था। बानो, जितने शेर आप देख के हैं पिंजरे में, मतलब आजकल वो सब किराए पे अवेलेबल है। किराए पे अवेलेबल है, रेंट पे। जब मर्जी ले जाएं, अब जिसको मर्जी दे दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका जो इंतखाबी निशान है, जिसको लोटा मिला है, जिसको जूता मिला है, जिसको गदा गाड़ी मिली बेंगन भी मिला है, है वो एक भी साथ। लेके जाएंगे साथ क्या? तो ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, इस ट्रेंड को खत्म होना बहरहाल चाहिए। हमारे पास एक अच्छा ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि हमने हाल ही में उस ट्रेंड का आगाज किया, और वो ये कि आपको हम सेलिब्रिटीज दिखाते हैं, पर्सनैलिटीज Yes. दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताएं ये कौन है, और और अगर आप अपने सही सोशल मीडिया पूछेंगे। प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया था कल, और बिल्कुल, आप लोगों को exactly. पूरा टाइम दिया गया था कि आप बताएं ये कौन सी सेलिब्रिटी है, किसके बचपन की तस्वीर है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शहरबानो अवान है। नहीं, वो बिल्कुल मैं नहीं थी। मैंने सही जवाब दिया था, अगर शहर बानो ने देखा हो, आई डोंट नो, मैंने कमेंट किया और मैंने बिल्कुल सही जवाब मुझे दिया। समझ आ गई नहीं ना हम कहना चाह रहे हैं। नहीं जी, अब हम दिखाते हैं कि वो पर्सनैलिटी कौन थी। वो ये शख्सियत थी, ये एक बच्चे की फोटो हमने कल अपने व्यूवर्स को Yes. दिखाई थी। तो अब शहर बानो अपने व्यूवर्स को बता दें कि ये कौन है। तो जनाब, ये हैं हमारे रॉक स्टार अली जफर। ये उनके वाह, बचपन वाह, की वाह, फोटो वाह, वाह। है, और हमने कल आपके साथ शेयर किया था कि बताएं, आपको इनाम भी मिलेगा, आपने शेयर करना होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन आपकी जानिब से जो सवाल, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारे फेसबुक पेज पर, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने शेयर किया था, उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारे यूट्यूब का जो नंबर है, यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उधर अच्छा एक और हमने रिस्पॉन्स आया। शहर और बानो अपने WhatsApp का व्यूवर्स को नंबर। ये भी बता दें कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है कि Yes. हम लोग जो बंदा जीतेगा, जो सही उसको जवाब देगा, इनाम उसको इनाम भी मिलेगा। मिलेगा। तो आज हर का सवाल वीकेंड क्या पे है? आज का हर सवाल। वीकेंड पे हम लोग जो है ना अपना विनर अनाउंस करेंगे। That's great. कुरानदाजी और होगी। बिल्कुल कुरानदाजी होगी और वीकेंड पे, weekend विनर पे अनाउंस होगा, आपका- फिर विनर को इनाम मिलेगा। तो वाकई हमारे इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, आपने जो है ना बड़े एहतियात से कमेंट्स करने और जीतने की कोशिश करनी है। बहरहाल जी, आज आप के हमें सेगमेंट में भी एक फोटो। WhatsApp और फेसबुक पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके बाद मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन पे मैं शेयर करूंगी, उस पे भी आप कर सकते हैं, वो भी हम कंसीडर करेंगे। और व्यूअर्स, आज हम आपको एक और फोटो दिखाने जा रहे हैं, तो आपने ये फोटो देखनी है। तो सबसे पहले तो फोटो देखते हैं जी स्क्रीन पर कि ये जो फोटो है, आप गेस करें कि ये किस चीज की है और ये कौन सी जगह है। अगर आप सही Guess the अंदाजा लगाएं, place. गेस दिस प्लेस, ओके, बल्कि मैं तो कहूंगा गेस दिस मॉन्यूमेंट। मुझे तो कोई मॉन्यूमेंट लग रहा है, शायद मानो समझ आ रही क्या है ये। कोई डिफरेंट सा लग रहा है, जैसे मैं कह रहा बादशाहत हूँ टाइप है। गेस करते करते ना ये ना हो हम सही नाम ही ले जाएं। हाँ, ये बस आप खुद सोचें क्या है, और आप हमें कमेंट करें हमारे फेसबुक पेज पे, और आप हमें बताएं ये कौन सी जगह है। उसके बाद फिर आपका नाम कुरानदाजी में आएगा, और फ्राइडे को आपका नाम अगर आ गया विनर तो को आपको अनाउंस करेंगे हम इनाम जनाब। मिलेगा इनाम इंशाल्लाह। मिलेगा, छोटी सी ब्रेक के बिल्कुल। बाद हाजिर होते हैं। इलेक्शन में कितने दिन बाकी हैं, सवालात हो रहे हैं, जवाबात भी आ रहे हैं। 15 दिन बाकी हैं। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत हाई हो चुका है। इंतखाबी नारों और वादों की भरमार है। अवाम को फिर सुहाने ख्वाब दिखाने का सिलसिला जारी है। तख्ते लाहौर का मैदान गर्म है। बड़ी सियासी जमातों की जानिब से पंजाब का मार्का सर करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर इंतहाई अहम बात यह है
कि इलेक्शन से पहले ही आज़ाद उम्मीदवार किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। सियासी जमातों की तवज्जो इलेक्शन मुहिम से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों पर है और ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। जाल डालने का तासुर ये सामने आ रहा है कि आइंदा हुकूमत ना पीपल्स पार्टी की होगी और ना ही नून लीग की। अगली हुकूमत आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे। तो इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। अदनान साहब, ये मामलात कैसे कैसे तब्दील होते हैं? कभी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पार्टीज के पीछे भागते हैं, आजकल पार्टीज आज़ाद उम्मीदवारों पे जाल डाल रही हैं। नहीं, वैसे आज़ाद उम्मीदवार कभी नहीं भागते पार्टी के पीछे, पार्टियां ही उनके पीछे भागती हैं। नहीं। क्योंकि जब स्प्लिट मैंडेट हो, किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत ना मिले, तो फिर ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के लिए कभी जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जहांगीर तरीन ने जहाज़ों में भर भर के लाया। ना सब किंग मेकर कहा जा रहा है और 65 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस बार इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, तो नहीं, तहरीक इंसाफ के सारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद के हैं। तौर पर ही लड़ रहे हैं और वो अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तहरीक इंसाफ के अलावा तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। और कम से कम पंजाब में तो हमारे जो अलीम खान साहब हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं और उनकी पार्टी के तो 10-12 ही लोग इलेक्ट हो सकेंगे प्रोविंशियल असम्बली में, जबकि जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मंजूर वट्टू जो है वो 18 अरकान असम्बली के साथ जुनीजो लीग में 90s में वज़ीर आला बन गए थे पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में, और बाद में आसिफ नकई बन गए थे, आरिफ नकई। तो वो सोच रहे हैं कि मैं 12 उम्मीदवार मेरे अपने होंगे, अगर वो जीत गए सारे, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लूंगा तो 25-30 का ग्रुप बना के मैं वज़ीर आला बन जाऊंगा। और नून लीग इससे भी किसी हद तक मुतफक्किर है, परेशान है कि ये तो वज़ारत आला नून लीग की बजाय अलीम खान ले जाने की, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके सदर जो जहांगीर तरीन है, जो सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन ये है कि नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत सादा तौर नहीं मिलेगी। 141 सीटें हैं पंजाब की और उन्होंने 10-12 सीटों पे तो वैसे ही वो किया है, अरेंजमेंट किया है दूसरे सीट मैनेजमेंट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, और जो लोग उनको जिन्होंने सपोर्ट किया था दूसरे लोगों ने। तो अब ये है कि तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है वो तो आउट हो गई, टेक्निकली उसको नॉकआउट कर दिया गया। यानी अगर उस पर ममनुआ तंजीम के तौर पे उसको नहीं भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन अमली तौर पे उसको ममनुआ ही कर दिया गया, क्योंकि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं उन पे भी घरों पे छापे पड़ रहे हैं, पुलिस उनके बैनर उतार के ले जाती है, उनके पोस्टर उतार के ले जाती है, उन पे एंटी करप्शन के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। अब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कल नवाज शरीफ और मरियम ने रैली निकाली, लेकिन लतीफ़ खोसा जो है उनको कहा दिया दफ़ा 144 है, आप नहीं निकाल सकते, उनको बात पुलिस लगा दी गई, वो दूसरे निकाल सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को एक ममनुआ तंजीम के तौर पर अमली तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कितने % लोग वोट डालने निकलते हैं। अगर 60% या इससे ज़्यादा लोग वोट डालने निकल गए तो नक्शा कुछ और हो सकता है। हमारी सबकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लोग वोट ना डालेंगे और नहीं डालेंगे तो फिर ये है कि शायद नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है मिलकर। चौहान साहब कल हमने लिया हुआ था, वो कहते हैं कि 33% जो हुकूमत बनाएगी ना वो आज़ाद उम्मीदवार हों। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार जो है ना, इनका ख्याल ये है कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे भी आज़ाद जीतेंगे ना तो उनको हम चमक चुमक दिखा के पास ले आएंगे। लेकिन क्या यही वजह दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ से उनसे कुरान पर हल्फ भी लिया जा रहा है? नहीं, उनसे लिया तो नहीं जा रहा, लेकिन खुद रज़ाकाराना तौर पे वो दे रहे हैं ताकि लोगों में एतमाद पैदा हो कि हम लोटे नहीं बन जाएंगे। क्योंकि लोग ये सोच के कि तो लोटे बन जाएंगे, वोट भी नहीं डालेंगे तो फिर वो उनके जीतने के चांसेस कम होंगे। अभी तो वो आवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम लोटा नहीं बनेंगे, लेकिन बन तो कोई भी सकता है। तो दान साहब क्या देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा? आप 8 फरवरी के बाद किस तरह से तब्दील हो सकता है? चौहान साहब भी कह रहे थे कि इक्वल फेवरेट जा रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ और बिलावल। नहीं, उसमें ये है कि अगर तो लोग 50-60% वोट डालने निकल आए फिर तो ये सारी बातें गलत भी हो जाए, लेकिन अगर कम लोगों ने वोट डाला, 40-45% लोगों ने वोट डाला, और फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नवाज को, वो तो 120 सीटें कह रहे हैं हम जीतेंगे, 141 पंजाब की हैं, उनका ज़्यादा जोर पंजाब में ही है, और तो बाहर से उन्हें कोई 2-4 सीटें ही मुश्किल से मिल सकती हैं।
तो हो सकता है कि उनको अगर पंजाब में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही तो 100 सीटें ले लेंगे, अच्छा। और अगर बहुत अच्छी ना रही और तो 80, दरमियानी 70-80 तक उनका है। लेकिन अगर टर्नआउट 50-60 हो गया, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सही। तो फिर फिर वो ये सारी मामला कैलकुलेशंस confusion गलत, हो फिर किसी के हाथ में पता नहीं कि क्या वो साथ होगा, में ये भी और कह बोगस रहे हैं। वोटिंग ना हो, ये भी शर्त है कि बोगस वोटिंग अदनान ना साहब, हो। पीपल्स पार्टी एंटी नून लीग वोट को कैश कर सकती है पंजाब में। जब बात करते हैं हाँ। 127 में आसिफा लीड कर PTI रही की हैं, जगह। और फिर उन्होंने बोला है बिलावल ने कि सिर्फ वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त के जो कौमी सियासत कर रही है, बाकी तो नून लीग होगी, पीटीआई होगी, ये रिवेंज की पॉलिटिक्स चल रही है, हेट्रेड की पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल वो तो खुद भी 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, अब वो Exactly. मौका परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सियासत में तो ऐसा ही होता है। मगर ये कि आसफा में एक अपील है, अगर आसफा डोर टू डोर कैंपेन करें बिलावल की, तो बिलावल जीत भी सकते हैं, क्योंकि 127 लोग जो है ना फिर वो इनेमर्ड हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस बात से कि भुट्टो की नवासी जो है हमारे घर आई लोगों है की चल जानिब से के। ये भी कहा जा तो रहा है। अगर आसफा को पहले लॉन्च कर दिया जाता तो अब तक बहुत फायदा पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली उठा मैं ये चुकी कहने लगी होती। अदनान साहब के लोग कह रहे हैं कि आसफा अगर आती है मैदान में तो ये बेनजीर बनकर आएगी। वो उनकी बेनज़ीर शक्ल का- सूरत में भी बहुत शबाहत है, हाँ। उनके स्टाइल में भी। कहते कल बिलावल उन्होंने से कारकुनों ज्यादा से कामयाब होंगी वो। जी हो सकता है बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में निस्बतन ज़्यादा जाज़बियत है बिलावल के मुकाबले में। और आसिफ जरदारी को लोग बहुत नापसंद करते हैं पंजाब में, सॉरी टू से, यहाँ पर उनका कोई वो नहीं है। और ये तो भी- अगर वो पीछे रहें, छुपे रहें, पर्दे में रहें, तो बेहतर है। तो बहुत फायदा होगा पीपल्स लेकिन अदनान पार्टी साहब ये भी कह रहे हैं ना कि अगर हुकूमत बन गई 33% तो जो अगर वजीर आजम की इनके पास आती है डोर, तो वो कहते हैं बिलावल को नहीं बनाएंगे, जरदारी साहब खुद वजीर आजम बने। ये तो अब ख्याली पुलाव है, आप जितना कोई भी मर्जी पका पका सकता लें। लेकिन ये कि कोशिश पीपल्स पार्टी की ये है कि टफ बार्गेनिंग की जाए, वो प्रेशर इसीलिए नून लीग पे बढ़ा रहे हैं कि सदर का ओहदा जो है वो आसिफ हमारे- जरदारी को दिया जाए। अच्छा। तो आसिफ जरदारी सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत सीटें भी जीत जाएगी ना तो 50-60 से ज़्यादा नहीं जीत सकती। जो हालात नज़र आ रहे हैं, अचानक गेम बदल जाए तो कुछ कह नहीं कह सकते, नहीं लेकिन इस वक्त यही नज़र आ रहा है। तो इस बात का चांस बहुत कम है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हाँ, नून लीग, क्योंकि पंजाब की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 141 हैं, अगर नून लीग यहाँ से 80 सीटें ले जाती है तो फिर वो MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वगैरह के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम को हुकूमत, नून लीग ये समझती है कि हम हुकूमत जब बनाएं जब पंजाब की भी हमें मिले, जबकि पंजाब में अलीम खान जो हैं वो अपना दाव लगा कर बैठे हुए हैं कि अगर 10-12 बंदे हमारी पार्टी के जीत गए और 10-12 मैं आज़ाद उम्मीदवारों को अपने पास ले आऊँगा तो 25 का ग्रुप बना के मैं भी मंजूर भट्टू और आरिफ नकई की तरह मैं भी वज़ीर आला बन सकता हूँ। तो उनकी अपनी गेम है, और मुस्लिम लीग वाले जो हैं इस बात से कोई खुश नहीं है। तो अदनान साहब अभी क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वोटर्स निकलेंगे वोट डालने के लिए? वसीतुल्लाह साहब ने हालिया दिनों में कॉलम लिखा है, वो शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो BBC में, तो उसमें उन्होंने लिखा ये सारी डिटेल के इससे ज़्यादा जो गहमा गहमी है जो भी इंतखाबात को लेकर है वो रमज़ान के आने से हफ्ता पहले शुरू हो जाती है, ईद के आने से पहले शुरू हो जाती है। तो लग रहा है कि जो इवेंट है वो इवेंट मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से उसको प्लान कर रही है। देखें, अब ये है कि जो नौजवान वोटर है वो बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ उसके आसपास है। तो देखना यह है कि वो कितने जोशो खरोश से इस इलेक्शन में हिस्सा लेता है, वो गेम चेंजर साबित होगा। और शहरों में तो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जोर है, लेकिन देहात के लोग जो है ना इंडिविजुअल्स को देखकर, बासर मुकामी लोगों को देखकर, ज़ात बरादरी धड़ेबंदी ज़ाती ताल्लुकात को देखकर भी वोट डालते हैं। देहात कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चले। बहुत शुक्रिया बहुत अदनान शुक्रिया साहब, अदनान वक्त साहब, दिया, आपने वक्त जो है वो कम हो गए हमारे पास, वरना ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फरमान, आपको पता है कि PMLN की मुआशी कारकर्दगी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI से बेहतर रही। वो कैसे? ये अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कैसे वैसे कह सकते ये हैं? मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा था कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछली 3 दहाइयों में PTI और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अच्छा। नवाज शरीफ ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और मईशत को संभाला दिया। ये जो बात नवाज शरीफ कल कर रहे थे कि हमारे दौरे हुकूमत में सस्ती थी 10 सब्जियां। रुपए की सब्जियां थी, जी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें हकीकत भी थी। तो इस पर बात कर लेते हैं, तजिया लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट है, इसके अगर हम अदादो शुमार देखें मौशी, तो क्या लगता है कितनी क्रेडिबल है ये रिपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत दहाइयों से
ये कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमी जो है वो ऐसी फुटिंग पे आए कि लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी कायम की जाए। बट अगर आप अमूमी जायजा लें कि क्या हुआ आज तक, तो आपको ये फील होगा कि हम वो अहदाफ जो हमें पूरे करने चाहिए सोशल सेक्टर में भी, पावर्टी के लिहाज से भी, इनकम्स के लिहाज से भी, वो नहीं पूरे कर सके। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। हमारा बिजली का सेक्टर भी ट्रबल में है, हमारी ग्रोथ भी ट्रबल में है, पावर्टी 40-45% पे है, 9 करोड़ अवाम सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, स्टंटिंग बच्चों की 40% से ज़्यादा है, 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मतलब जायज़ा है पाकिस्तान का, और ये मैं किसी 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये मतलब कई दिहाइयों पे मुहित जायज़ा जो है वो ये है पाकिस्तान का। ऑनेस्टली पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क, यानी कि पाकिस्तान की ग्रोथ को बढ़ाने का जो फ्रेमवर्क है, वो भी काफ़ी हद तक ब्रोकन है। हम फॉरेन इनफ्लोज पे डिपेंड करके कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन गए हैं, हमारी सेविंग्स कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम है, हम एनर्जी के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, हम दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह समझना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब इसमें कई जगह ऐसी आई जब थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दी, बहुत सी बिजली लगी। तो अगर आप PMLN की बात करें तो मैं खुल के ये कह सकता हूँ कि वो बिग टिकट प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने किए, उससे इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आई। जैसे CPEC की ओवरऑल 25 से अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, हम उससे आगे ना बढ़ सके। जहां हमें फ़ायदा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, बिजली आ गई, पर वो बिजली ऐसी आई, यूटिलाइज नहीं की, उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। अगर आप PTI को देखें तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ज़्यादा काम किया वो सोशल सेक्टर में किया। उनका जो सेहत कार्ड था उन्होंने उसको तकवीत दी, वो उसको लेकर आगे बढ़े। पर ऑन दी इकोनॉमी साइड IMF में गए, फिर प्रोग्राम पूरी तरह ना चल सका, और इनिशियली कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। उन्होंने मोबाइल की सनत को पाकिस्तान लाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, बट ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। और जो PPP थी, अगर इसको मैं जायज़ा लूँ तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम है उस पर बहुत काम किया, और अब भी वो बात करते हैं डेवोल्यूशन की। सो आई थिंक मैं तीनों पार्टीज को इस तरह समझता हूँ, गुड एंड बैड पीरियड्स हैव बीन देयर, बट जो फंडामेंटल काम है ना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो हम नजीब अभी साहब, तक मतलब आपका कर ये नहीं पाए। मतलब है कि ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कोई पैमाना नहीं है किसी भी सियासी जमात की कामयाबी का? जहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है, बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि हम अगर सतही तौर पे, या हम वो काम हमने किए भी हैं जिन्होंने थोड़ी सी तकवीत दी है इकोनॉमी को, पर जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी की वजह से ही पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, पाकिस्तान की चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हों, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, पाकिस्तान की इनएफिशिएंसीज बिजली की हो, 150 के करीब हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इतना बड़ा नुकसान करती हैं। आप खुद बताइए ना, आप भी समझ जाएंगे, आप भी कहेंगे कि ठीक है, कहीं कहीं बेहतरी आई होगी, जरूर टेन्योर्स में आई भी है, बट जो फंडामेंटल काम है वो अभी भी बाकी हैं। अगर ना बाकी हो तो मेरे दोस्त, मैं ये आपको कहूंगा कि IMF का नजीब 23वां साहब, इस प्रोग्राम रिपोर्ट कर का रहे हैं। एक और हिस्सा भी है जो कि प्रिडिक्शन कर रहा है, और वो ये कि जो भी हुकूमत आती है इलेक्शंस के बाद उन्हें हाँ। बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं एक तो हमेशा ये भी अपने सब दोस्तों को समझाता हूँ कि अनपॉपुलर डिसीजंस जो है ना, वो तो अभी कभी लिए ही नहीं हमने। अच्छा। अनपॉपुलर कीमत बढ़ाना नहीं होता, कीमत बढ़ाना रिफॉर्म भी नहीं होता। कीमत बढ़ाना तो लोगों को सिर्फ तकलीफ देने के मुतरादिफ होता है। असल अनपॉपुलर डिसीजन ये है, क्या आप PIA की तंजीमें नौ कर सकते हाँ हैं? जी। क्या आप एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ कर सकते हैं? क्या आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीमें नौ कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने ये आपको SOEs के लिहाज से एक बात रखी, बिकॉज वो लोगों को ये रोज ट्रैवल करते हैं। क्या आप रेलवे की तंजीमें नौ कर सकते हैं? ये हैं मुश्किल फैसले। क्या आप वो लोग पाकिस्तान में अपॉइंट कर सकते हैं जो पाकिस्तानी हो, और पाकिस्तान की सर्जरी, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो? क्या आप ये कह सकते हैं लोगों को आकर कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, 70-80 लाख बच्चा हर साल पैदा करके ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता, आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट सीखिए? क्या आप ये कह वैसे सकते हैं? खान नजीब साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, पॉपुलेशन मैनेजमेंट
एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, हम देख रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ऐसी बातें नहीं है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, ये वाली बातें हैं। मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि आसान फैसले हैं जो कीमतों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं कि मुल्क की जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको ठीक करना, मुल्क की तंजीमें नौ करना, पॉलिटिकल सतह पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे भी, एसओईज के सतह पे भी, सोशल सेक्टर के सतह पे भी, और सबसे बढ़ के कि क्या आप इनकम जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वेल्थ जनरेशन करने के लिए मुल्क को खोल सकते हैं और उस मुल्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते खान हैं। साहब, ये जो है तीन फैसले। पार्टीज हैं इलेक्शंस में, आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब जैसे अजीम राना ने भी कहा कि दावे किए जा रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये इंतखाबी जो वादे हैं, ये काबिल अमल लग रहे हैं कहीं से? देखिए, ऑनेस्टली मैं इतनी समझ से अगर गुफ्तगू करूं तो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग मुझे पावर में आने के लिए एक लाजिम व मलजूम चीज है, तो वो की जा रही है और इसमें कोई हरज नहीं है। मैं इसको इसी तरह समझता हूँ। चलें, इसको जो डीपर है वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की पल्स समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सब मैच्योर लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार बिजली के जो ज़िमन में कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो वो समझ गए हैं कि बिजली मुझे और आपको तकलीफ दे रही है, आम और खास को तकलीफ दे रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको इस तरह लेके चलिए। सो अगर मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ ऑन द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट आउटसाइड, तो मैं उनको कहूंगा कि ये जो वादा है इसको पूरे करने के ये 4 तरीके हैं। सोलर दे देंगे, इनकम सपोर्ट में मदद ना कर हमारे देंगे। पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास ग्रोसरी के गैस है। पैसे हैं, ना हमारे पास गैस है, हमारे पास पता नहीं क्या है, ये समझ से बाहर है। ये चीजें तो अब पता नहीं कहाँ और कब की जाएंगी जो बताई जा रही हैं। क्या इनको, जैसे आप बता रहे हैं कि ये 4 चीजें हैं जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्या इनके पास ऐसे बताने वाले कोई लोग नहीं? देखिए, डीपर थिंकिंग तो आप मीडिया के थ्रू हम जैसे लोगों से ही ले सकते हैं। थिंकिंग माइंड्स ही पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुआ ये कि जो थिंकिंग माइंड्स हैं उन्होंने अपना जो तशहीर है इस गुफ्तगू की उसको कम कर दिया है और वो उस जिसे कहेंगे फोर्स बनकर सामने नहीं आ रहे, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि वो खुलकर गुफ्तगू कर सकें कि पाकिस्तान को तंजीमें नौ करने के लिए पाकिस्तानियों ने ही करनी है। बार बार IMF जो ICU का डॉक्टर है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वैसे काका नजीब साहब, अभी ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन करीब है, तो एक इमेज प्रोजेक्शन के लिए तो ये फायदेमंद होगी नून लीग के लिए जरूर। और चूंकि उन्होंने जिसे कहेंगे हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो उसकी तशहीर करना ज्यादा जो है मौजू समझते हैं और ब्लूमबर्ग ने भी उसी ज़मन में ये काम किया है। ये भी याद रखिए कि 13-16 में उन्होंने IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया था। तो कुछ चीज़ें तो हर एक की फेवर में जाती हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी पे बेस करके वो आगे अपने मंशूर को लेकर चलेंगे। पर पाकिस्तान नीड्स सीरियस डीप रिफॉर्म्स, उसके बगैर, वरना आप 3 साल बाद मुझे कह रहे होंगे कि जो वादे थे या जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी उनमें से अकाउंट फॉर कर लीजिएगा कि कौन सी पूरी हुई। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गया है इस सेंसस में, जो हमें लग रहा था कि कम हो जाएगा। दैट्स नॉट अ गुड पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया काका नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाल व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुनफरिद आइडिया और अनोखा ख्याल अदब से लेकर समाज तक हर मैदान और शोबे में हमेशा से ही मकबूलियत का हामिल रहा है। और फिर ख्याल और आइडियाज़ अगर अनोखेपन से जुड़े हुए हों और फिर वो अनोखापन आपके कारोबार में आ जाए तो दौलत बरसना भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, दौलत तो बरसना शुरू हो जाती है। मैंने ये देखा है कि लोग काम में से बड़े कीड़े निकालते हैं, लेकिन कीड़ों में से काम निकालते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो हमारे साथ पर मौजूद है मोहम्मद बिलाल, इनसे जान लेते हैं। बिलाल, ये कीड़ों में से काम निकालने का आइडिया कैसे आया? देखिए, ये हम लोगों ने जो है वो, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ये हम लोग जो है इसको परिंदों के लिए हमने ख़ास चाहिए था हमें, लेकिन वो पाकिस्तान में वो अवेलेबिलिटी नहीं थी प्रोटीन को लेके। तो फिर हमने जो है वो US से उसको इंपोर्ट किया था। इसको मील वार्म कहा जाता है? जी, मील वॉर्म्स कहा जाता है ये। इसमें जो है तकरीबन 40-30% जो है वो इसमें प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
और इसके तो अलावा ये किस तरह बिकते हैं? ये जो है बहुत सारे लोग जैसे लेते हैं हमसे, बहुत सारे जैसे फिश फार्मिंग के लिए बस जिन्होंने एक्सपेंसिव परिंदे रखे होते हैं, ये उनके लिए भी काम ये आता खाते है, हैं। वो उनको बिलाल, हम खिलाते अपने हैं। व्यूअर्स को बताएं भी कि ये सामने जो बिलाल के सामने बॉक्सेस पड़े हुए हैं, इनके अंदर कुछ वॉर्म्स हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, जी जी और ये प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस है। ये तो सुंडियों की इससे- शक्ल के हैं ना, इससे सुंडियां आप लग रही हैं। जी, पैसा मैं भी दिखाना कमा सकते चाहूँगा, हैं। ये देखें, ये होते हैं ये मील वर्म्स होते हैं। अच्छा ये मील वर्म्स होते हैं, ये इसका लाइफ साइकिल है, ये पहला है और इसके अलावा ये इसका सेकंड है प्यूपा। अच्छा, ये सेकंड स्टेज है ये उसके सेकंड पास। स्टेज है, और ये इसका है बीटल, थर्ड स्टेज। बीटल। तो ये बीटल बन जाता है। ये एग्स देते हैं, ये फीमेल बीटल है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 300 से 400 अंडे देती है एवरेज। अच्छा, हाँ, और इनकी लाइफ कितनी ये है? तकरीबन 3 मंथ्स तक जिंदा रहते हैं, अच्छा, ये अल्लाह की तरफ फिलहाल से है। अब आप बताएं, ये आपने दिखा तो दिया हमारे व्यूवर्स को कि एक तो ये कि साफ सुथरा कारोबार है, जी। कोई इससे जरा सी बीमारियां नहीं नहीं, लगती, कुछ भी दूसरा नहीं। कितने काटती पैसे नहीं है, लगा के आपने ये कितने कमा काटते भी सकते नहीं है, हैं। इनका बेनिफिट यही है, एक तो ये काटते कुछ नहीं कीड़े है, तो काटते होंगे ना नहीं जो ये आपने- काटते नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है, सबसे बेनिफिट यही है। जितने और भी ये कीड़े बाहर आपने पाले हैं वो हाँ। सारे यही हैं? सब यही है बिल्कुल, और ना ये ट्रे से बाहर नहीं आते, सबसे अच्छा बेनिफिट इनका यही वही है, मैं ना कह रही ये हूँ, ये आप बाहर नहीं आ बाहर जाते नहीं आते, ये इनका सबसे अच्छा बेनिफिट है। इसीलिए, वरना तो पूरे फिलहाल घर में कितने पैसे कीड़े लगा कीड़े। के ये काम शुरू किया जा सकता है, और फिर कितने अरसे में आप एक अच्छी खासी मतलब लाखों वाली कमाई आना शुरू हो जाती है? देखें, तकरीबन 40-50 हज़ार से भी मिनिमम साइड पे स्टार्ट कर सकते हैं, और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है, लाखों में भी हो जाती है, मिलियंस में भी हो जाती है। अच्छा, जी इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहे, हाँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं सोच रही हूँ। अच्छा, तो ये जो बाउल है, बीटल ये वाले काले वाले? बीटल, ये जी होगा कोई 2-3 हज़ार? नहीं, ये तकरीबन अभी ऑलमोस्ट होगा कोई 30-40 हज़ार का होगा। तो बिलाल कैसे आप इसकी 40 हज़ार के कीड़े? वेट होता है इसका, वेट करते हैं, वेट से इसकी वैल्यू बनती है? हाँ नहीं, ये मील वॉर्म जो होते हैं, ये हम वेट के डिफरेंट वेट होता है इनका, अच्छा, उस हिसाब से अच्छा, हम मैं इसके चाहता हूँ size- आप ना हमारे व्यूवर को एक पूरा साइकिल समझाएं कि मैं लाइक बताता हूँ। किस तरह से इनको देखें, पाला जाता ये है। ऑलमोस्ट जो है ना, तकरीबन ये रेडी है, ठीक ठीक है, है। ये ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। फिर इसके ठीक बाद है। ये सेकंड स्टेज इनका आता है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब ये फुल साइज में होते हैं, तो ये फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा के बाद फिर हम इसके ऊपर टिश्यू रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। करते। उसके बाद फिर ये खुद ब खुद इसमें से 10 से 12 दिन में बीटल्स निकलते हैं, ठीक है। ओके, फिर वो उठा के हम इसके अंदर इस तरह होता है, फिर हम उनको उठा के टिश्यूज में इसको अलग से अलग रख देते करते हैं, हैं। और ये रखे जाते हैं चोकर के अंदर, जो चौकर? ठीक है। गंदम का वेस्ट चोकर, होता है, बिल्कुल। चोकर भूसा जो कहलाता है, खाते हम क्या लोग। हैं? ये ज्यादातर चोकर ही खाते चौकरी हैं, खाते हैं। और अच्छा। वाटर सोर्स पूरा करने के लिए हम इनको जो है वो फ्रूट सब्जी कोई भी सस्ती से ये लगाते आइडिया हैं। कहाँ से आया था? ये बेसिकली मैंने बताया कि हम लोग जो है वो एक कुछ परिंदे वगैरह हमने रखे थे महंगे से। कोई और भी कर रहा है दुनिया में ये? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो उसके फाउंडर है वो हम ही है पूरे पाकिस्तान में। Suffered। तो इसका बिजनेस का क्या प्रोसेस है, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है? बिल्कुल कर सकता है वो, इन्वेस्टमेंट कितनी तकरीबन मैक्सिमम? मैक्सिमम तो फिर लाखों में तो minimum? जाती है, और मिनिमम जो है 30-40 हज़ार 50 हज़ार से भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर जी, फिर वो इसमें फार्मिंग करते हैं, हम इनको सर्विस वगैरह व्हाट्सएप पे भी बताते हैं लोगों को, हमारा बाकायदा जबरदस्त। चैनल भी है। और अभी हमें जो है वो एक्सपो में इनवाइट भी किया गया है, लाहौर एक्सपो में, तो 26, 27, 28 का हम अभी वहाँ जाएंगे। तो बिलाल, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया तो लोगों ने, आपके फैमिली ने ये नहीं कहा कि तू कीड़ियाँ का बिजनेस शुरू करना है और कोई नहीं तेरे को आइडिया? नहीं, असल में एक चीज़ थी कि पाकिस्तान को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के हमारे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल जो है हमारे यहाँ सीड्स बने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो ये वाली है, अच्छा, जिसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा हाई रेशियो में पाया जाता है। तो ये उसके लिए बेनिफिट है कि ये हमारे इसी से हमारे परिंदे मुर्गियाँ वगैरह मुफीद होते हैं, तो उनके अंडे भी बड़े अच्छे निकलते हैं। 30-40 हज़ार से हम ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर हाँ, आराम से फिर आप इसकी ब्रीड करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 3 से 4 महीने का लाइफ साइकिल है इनका, लेकिन आपकी प्रोडक्ट फिर 200 टाइम मल्टीपल हो जाते हैं, अच्छी सकते खासी। हैं। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि अब कोई शख्स इब्तदाई स्टेज पे है, उसने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कहाँ से ये खरीदेगा और फिर कितना अरसा वेट करेगा और फिर कहाँ वो बेचेगा कि वो सारी चीज़ कैपिटल में कन्वर्ट मैं हो, बता पैसों में देता हूँ, कन्वर्ट हो? देखें इसका सिंपल है कि लोग हमसे ही कांटेक्ट करते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमारी ठीक है। सारी सर्विसेज जारी होती हैं, और डिलीवरी और आप बाहर से मंगवाते हैं? नहीं, अभी तो माशाल्लाह हमारे पास अब इतना है कि हमने खुद इसको शुरू में शुरू में हमने तो खाली मंगवाया हमने था। बाहर से यूएस से मंगवाए थे, अमेरिका तो से। वो कैसे मंगवाया था आपने? वो हमने इंपोर्ट किए थे वहाँ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको ब्रीड किया, तकरीबन 10,000 पीस लिए थे, आज माशाल्लाह करोड़ों मीलवॉर्म्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम उसमें मुसलसल कंटिन्यूसली 3 महीने से 3 साल से हम देते जा रहे तो हैं। इनकी का कोई ठंड से, गर्मी से, इससे नहीं, इसको बचाना होता नॉर्मल है? रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, ये 20 और 30 के दरमियान में नॉर्मल टेम्परेचर में, और ह्यूमिडिटी भी इसकी 45-55 अब सख्त सर्दी आएगी पाकिस्तान में, 45, 50 प्लस भी जाता है गर्मियों में जाता है, तो उसके लिए फिर इसका जो है ना सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको एसी वगैरह या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप रख लें। फिलहाल फिर जो इनके बायर हैं इन मील्स के,
इन सॉरी मील वॉर्म्स के, तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं या इसकी कोई प्रोडक्ट बनती है कि जो मार्केट में देखिए बिकती है? इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये आपके जो है कॉस्मेटिकल जो फार्म्स हैं, जितने भी मेकअप्स वगैरह जो बनाते हैं, ये उसके अंदर इसका ऑयल यूज़ होता है उसमें भी डालते हैं? जी। इसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है वो दवाइयों में इसको यूज़ करती हैं स्किन्स में। हाँ सही है। तो ये काफ़ी जगहों पे इसका रॉ मटेरियल हर जगह पे यूज़ होता मेकअप है। से मेरा दिल उठ गया है ये सुनते हुए। लेकिन बिलाल रॉ मटेरियल क्या हुआ? इसका जैसे कि आप इसका जो गंदम की खाने के बाद वेस्ट कर देते हैं, वो एक सही। खाद बन जाती है, अच्छा। वो ऑर्गेनिक खाद होती है। तो वो भी हमारे जो है ना बड़े अच्छे उसमें काम आती है, जिनमें पौधों वगैरह में या फसलों में लोग उसको डालते हैं। बड़ा अच्छा लोगों ने रिव्यू दिया है। अब हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, क्लाइंट्स खुद से ढूंढने पड़ेंगे या क्लाइंट्स आ जाएंगे? क्लाइंट्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक, क्योंकि अब तो आपके माशाल्लाह पास तो है पता चल- क्लाइंट, आप मेकअप बनाए ना इसका। मैं काफ़ी हद तक अवेयरनेस मैं लोगों तो को आ गई घूम है। गई हूँ ये सुन के कि इसका ऑयल यूज होता है मेकअप में। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ के ख्वाब में नहीं आते आपके इतने कीड़े कीड़े कीड़े? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। सही बात है। हाँ, फिर बिल्कुल में भी सही। कभी नहीं आई इतने कीड़े देखने के नहीं, बाद? ये शौक था हमारा, क्योंकि फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को इस चीज़ खाना की एक खाया जाता ज़रूरत है, तो हमने कहा कि हम इसके ऊपर ये काम करें। जैसे आप कीड़ों को ऐसे, आई नो आपका बिजनेस है, अच्छी हाँ। बात है, लेकिन खाना जैसे आप कोई ऊपर वो आपने ग्लव इस्तेमाल नहीं किया हाँ, किसी कुछ बार। भी नहीं होता इसमें, ये नॉर्मल है। आप ये कि आप अपने एहतियात के लिए हैंड वॉश वगैरह आप करते हैं, बाकी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। खाना किसी- खाते बिलाल नहीं, सारा आंखों दिन में इन कीड़े कीड़ों के कीड़े साथ आते हैं। रहते हुए जब आप घर जाते होंगे तो ऐसा हुआ कभी जेब में से 2-4 निकल आए? नहीं, कोई ऐसा बैठे वो कभी कपड़े नहीं। झाड़े को इनके अंदर 2-4 सबसे बड़ा इनका बेनिफिट यही है कि ये बाहर नहीं निकलते हैं। तो सबसे आपका अच्छी नाम चीज़ इन्होंने कह दिया होगा यार कीड़ियां ने बिजनेस चला आ रहे हैं बिलाल। ऐसे ही है। तो ये वैसे सही, ये तो हो it's गया a good thing. मजाक, लेकिन ये आप सोचने की बात है कि कभी किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था कि किसी कीड़े से एक बिजनेस बनेगा और उस बिजनेस से इतना पैसा कमाया जाएगा, ऐसे ही कमाया। और इतनी मेहनत भी नहीं है, ब्रीडिंग श्रीडिंग उन्होंने खुद ही करनी है, आपने हाँ, बस ख्याल बस रखना है हमने हल्का इनका फुल्का। इसकी कुछ SOPs होती है वो फॉलो करनी होती हैं, और 10-15 मिनट आप पूरे दिन में आधा घंटा मैक्सिमम दें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है। तो बिलाल अब हमारे पाकिस्तानी यहाँ कीड़ों की पे भी इज्जत है कोई? बिल्कुल। असल में ये हमने इंपोर्ट इसलिए वहाँ से करवाए थे, एक्सपोर्ट वगैरह, क्योंकि ये जो ना पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बेस्ट है। अच्छा। तो हमने कहा कि क्योंकि इसकी ब्रीड भी बड़े अच्छे तरीके से हो पा रही थी, चीज़ें थी, और इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तो इसमें स्मेल नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो एक आम घर में ख़वातीन भी रख सकती हैं। और क्योंकि इसका जो आइडिया आप मुझसे पूछा, तो इसके जो मेन ओनर हैं वो हैं मोहम्मद सलमान सलीम गांची, जो कि थाईलैंड में होते हैं। ओके। ठीक है, वो इसके मेन ओनर हैं। इसके अलावा उमर अली और मैं, हम लोग सब मिलकर एक एज अ टीम के साथ काम करते हैं, टीम मेंबर्स मिलकर काम करते हैं। अच्छा बिलाल, कभी आपने ऐसे देखा है, हम पाकिस्तानियों को या कह लें हम जो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हमें तो आदत है कि कोई भी कीड़ा देखे फौरी मार देते हैं। तो आपके सामने कोई कीड़े मार रहा हो तो आप तो सर पकड़ लेते होंगे, तो कारोबार में नुकसान हो रहा है बड़ा। ऐसे ही। लेकिन ये अब तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और काफ़ी हद तक लोग जो है ना इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको समझ आ गई है कि एक चीज़ अच्छी मिल रही है, क्योंकि इससे एंड ऑफ द एंड हमारी ही नस्ल को आगे फ़ायदा होने वाला है। हाँ जी। इनके एग्स को जो अगर वो मुर्गियाँ एग्स वगैरह देती है, उसके लिए हेल्दी एग्स होते हैं, उसका गोश्त बड़ा अच्छा होता है परिंदों के लिए, इसके लिए तो ये बड़ा अच्छा है, इनके ब्रीड के तौर पे भी इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फूड है यानी कि परिंदों के लिए। बिल्कुल अच्छा, सबसे जो फिश फार्मिंग में भी ये यूज जी, फिश फार्मिंग के लिए, बर्ड्स फार्मिंग के लिए, और जिन्होंने एक्सपेंसिव बर्ड्स रखे होते हैं ये और उनके लिए इवन वो जो हम रखते हैं घर में मुर्गियाँ, मुर्गियाँ वो भी ये उनको खाती हैं। बिल्कुल आप उनको भी खिला लें, देसी मुर्गियों को, फार्मी मुर्गियों को, तो इजीली बहुत अच्छे, वो तो आपके दीवाने हो जाएंगे इसको खाने के बाद। मोटे इतना मोटे healthy अंडे food है आएंगे। हाँ, ऐसे हेल्दी एग्स होंगे इनके, क्योंकि इसमें जो है ना ओमेगा 3 ऑयल पाया जाता है जी तो इसमें। ये सारी चीजें तो इंसानों के लिए भी सेहतमंद है फिर, मतलब हाँ। इंसान भी खा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इसको कीड़े नहीं खा खा नहीं सकते, सकते नहीं खा ना। सकते। ओमेगा 3 और प्रोटीन वो तो बिल्कुल इंसानों बिल्कुल की भी नूडल्स जरूरत है। वगैरह, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इनको जो है मुर्गियों मछलियों को खिला के उनके जरिए हम ये उनके हासिल जरिए। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उनके तो बस जरिए। यही कीड़े हम प्रमोट कर सकते हैं, पाकिस्तानी कीड़े जो डिफरेंट हमें नजर आते हैं, वो गोलों को उनके तो हम उनको नहीं इन्वायरमेंट कर सकते। डिफरेंट उसमें होता है, लेकिन ये इसके अंदर एक है। पाकिस्तानी छोटे छोटे कीड़े चल रहे होते हैं ना, वो क्वीन कीड़ी भी होती है, उसको ऐसे पकड़ के। हाँ, लेकिन ये इसके अंदर एक ये सबसे बड़ा इनका बेनिफिट है कि ये बाहर नहीं मच्छरों आता। का कोई नहीं है, मच्छरों को पकड़ के ताकि सारे सुकून से काटने से हमें बचे, सारे लोग बिजनेस में लग जाएं, खुद ही मच्छरों को पकड़ें जिंदा और उनको बेचें। दिमाग के भी नहीं, कीड़े ऐसा होते हैं कुछ लोगों में। ये तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, पेश खिदमत है मगरमच्छ के आंसुओं के बाद खवातीन के आंसू। तो अजीम, मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है, इससे पहले क्या पूछें, क्या मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, कभी आपने किसी रोती हुई खातून को चुप करवाया? हाँ बिल्कुल। फिर आपको कभी खुद भी दिल भारी हुआ? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली एक चीज करता हूँ जिससे फिर उनको हंसी आ जाती है। क्या?
ये स्टाइल है। नहीं, अगर आपने कभी बहुत ऐसी टेंस सिचुएशन हो, आप किसी और चीज़ में या आपको गुस्सा आया हो या मतलब आप लोगों की फाइट हुई है और आपने देखा कि आपके जो अपोजिट खातून है, बहन है, वाइफ हैं, कोई भी है, वो रो रही हैं, तो एकदम से आप नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन अब इंटरेस्टिंग है वैसे कि अगर बंदे को गुस्सा आ जाए तो औरत ऐसा क्या करे कि बंदा काम डाउन हो जाए और वो हंसना शुरू हो जाए या वो रिलैक्स हो जाए। और वो औरत को पता है कि वो क्या करना चाहिए। उस पर एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है, इंकशाफ भी हो गया है कि खवातीन के जो आंसू हैं ये मर्दों का गुस्सा फौरन कम करने में काम आती हैं और बड़ी ताकत है खवातीन के आंसुओं में। ये एक रिसर्च सामने आई है, उसमें उन्होंने ताकत तो देखा बहुत है है, वाकई की, उसमें डाउट कोई उन्होंने- नहीं है खवातीन के आंसुओं में। और इसमें 2 तरह के आदमी को से उन्होंने ये रिसर्च का जो क्या कहते हैं वो किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बताएं जी, आंसू रखें एक साइड पे और एक साइड पे खवातीन को रुलाएं। तो उन्होंने देखा कि आंसू जब सूंघे गए हैं रोने वाले जो मर्द मौजूद थे वहाँ पर उन मर्दों की जानिब से, तो वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो वीडियो गेम खेल रहे थे। तो वीडियो गेम खेलते खेलते जब उनको आंसू सूंघाए गए हैं तो वो रिलैक्स हो गए। अच्छा, यानी कि एक तजर्बा ये किया गया है कि लोगों को पहले वीडियो गेम्स खिलाई गई हैं उनको मर्दों गुस्सा को दिलाया गया। ताकि उन्हें गुस्सा आए और उसके बाद जब वो शदीद गुस्से की हालत में थे तो खवातीन के आंसू कलेक्ट करके Yes. उनको लेके जाके उन मर्दों को सुंघाया गया। तो उस जो है आंसुओं के केमिकल्स का रिएक्शन ये हुआ कि उन मर्दों का गुस्सा, इसमें पूरा नंबर भी उन्होंने बताया 43.5% बिल्कुल जो गुस्सा है वो कम हुआ है। तो ये बड़ी हैरानकुन एक रिसर्च सामने आई है और बड़ी मैजिकल है। वैसे खवातीन आंसू जो है वो अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकती हैं एज अ वेपन उन्हें, और वो इस्तेमाल करती भी हैं उन्हें। आपने कभी आंसुओं को एज अ वेपन यूज अच्छा नहीं, किया? मैंने नहीं किया, मुझे तो शर्म आती है किसी के सामने रोते हुए। मुझे लगता है मैं रोऊंगी ना तो मैं वीक दिखूंगी, तो मैं नहीं मैं रोती नहीं, मैं रोती नहीं, कुछ हूँ। सिचुएशन में तो रोना खुद ही निकल जाता है ना इंसान। मतलब हाँ, वो सिचुएशन तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन शहर बानो, मैं एक बात बताऊं, खवातीन बातों पे के रोने वाली लड़कियों पे मुझे बहुत गुस्सा आता खवातीन, ये आपने ठीक बात की है। हाँ। और मैं भी एक बात कहूंगा कि खवातीन के आंसुओं को ही मगरमच्छ के आंसू भी कहा जाता है। है। ऐसे तो ना कहें, ऐसे ही होता ऐसी है बात नहीं है, वो नाजुक होती हैं, उनका मिजाज ही नाजुक होता हमारे है। व्यूवर्स भी इत्तेफाक कर रहे होंगे, नहीं, मुझे बिल्कुल। पता है हमसे। उनका दिल नाजुक होता है, वो सेंसिटिव होती हैं, उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है और अल्लाह ने उनको इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरत तख्लीक है नहीं, कि वो बेशक। दिल से इतनी नर्म होती है। बेशक, जब कोई बेशक। हल्का सा मैं तो चाहता हूँ बोझ, जी, मैं टेंशन, चाहता हूँ दुख- खवातीन रोए ही ना। बिल्कुल, मैं तो खवातीन को रुलाने के सख्त खिलाफ हूँ। उन्हें वाओ। खवातीन को हंसते रहना फिर चाहिए। आपको तो गुस्सा ही आता रहेगा अपने घर में अगर नहीं, खवातीन मुझे रोएंगी मुझे नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं देखिए खुशी के आंसू भी वैसे होते मुझे ना हैं, मैं इसलिए- खुशी के आंसुओं से खुश हो जाता हूँ। मुझे इस रिसर्च से समझ नहीं आई, मुझे क्या? इस रिसर्च की समझ नहीं आई कि बहुत सारे मर्दों को खवातीन के रोने पे ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों रो रही हैं? मतलब रोना नहीं चाहिए, दुख उन होता है। मर्दों को मैं हंसाऊंगा और उनको हंसाने के लिए मेरे पास एक खबर है और बड़ी क्या? ही अनोखी खबर। वो ये है कि आपको पता है कि इंडिया में मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बंदर नजर आते हैं पब्लिक प्लेसेस में। तो ऐसा ही एक फनी वाकया हुआ है, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ है जनाब इंडिया में। और वो ये हुआ कि भारत की रियासत में my जनाब हमने ये देखा कि एक साहब जो है वो चश्मा लगा के वो फिर रहे चश्मा थे। ले ये लिया, बंदर ने उनसे चश्मा खींचा, चश्मा खींच के बंदर ने चश्मा इधर उधर फेंका भी नहीं, चश्मा उसने अपने मुंह पे लगा Oh my लिया। God, so और ये जनाब अब उनको कोई फल cute। फ्रूट दे के और उनसे उसको बार्गेन चश्मा किया ले गया। लिया गया। इससे पहले भी हमने एक देखा था, एक आईफोन ले वो लिया गया था और वैसे आंख भी निकाल सकता था बंदर, बट ये बहुत ही अजीब किस्म का था। माय गॉड, बहुत तकलीफ हुई है मुझे ये देखकर कि आंख में भी हाथ लग सकता था, बट क्यूट लग रहा है बंदर। इससे पहले आईफोन वाला मामला हुआ था, आईफोन बिल्कुल, इससे उसमें पहले भी जूस खबर पर थी जिसमें bargain वो की गई थी। आईफोन खींच के ले गया था बंदर और आईफोन लेकर जाके वो छत पे बैठ गया था एक इमारत की। एंड आई थिंक ये तो- एप्पल दिया गया। ये बिल्कुल उन्हें कोई फ्रूट दिया गया हाँ, ताकि वो हाँ, चश्मा है जो वापस करे। तो ये खबर थी उन मर्द एकदम हजरात से के लिए रोज जो पे- खवातीन के आंसू देख वैसे के बड़े होश में खतरनाक आते हो हैं। गए हैं भारत में ये जो बंदर है। और हमारे जो कुछ एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पर भी बंदर इसी तरह करते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं कोई चीज़ लेके तो वो आपसे झपट लेते हैं। तो झपटने से याद आया कि प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ब्रेक को झपटने। ब्रेक को झपटें जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शहर बानो, आपने तो मेरे से काफ़ी सवालात किए। आज एक सवाल मेरा भी अब आपसे, और वो ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि बॉडी टाइप कितनी होती हैं? टाइप्स का तो पता है, काफ़ी ज़्यादा होता अच्छा, है। कितनी टाइप की होती हैं? 4 तो होती हैं बेसिक।
4 बेसिक्स टाइप होती हैं। वैसे मैं भी आपको बताता हूँ, कुछ टाइप्स का मुझे भी पता है। पहली टाइप जो है, पहली कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जो जितना मर्जी खा लें और उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो अच्छा, ये पानी भी मोटापे वाली पीते कैटेगरी हैं। की हाँ बात कर रहे बिल्कुल, मैं यही कह रहा था ना, बॉडी टाइप्स, बॉडी कैटेगरीज। तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं नाजरीन के जो पानी भी पीते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। और फिर तीसरी किस्म के वो खुशकिस्मत लोग होते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो अपनी मर्जी से वजन कम भी कर लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। तो पहली जो 2 कैटेगरीज हैं उनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, उन्हें बुली किया जाता है, कहीं किसी को ओए मोटे यूं कह के बुलाया जाता है। और ये मोटे सब कुछ और होता है। पतले, और ये गलत बात है। बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी कैटेगरीज आपने बताई, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिब। आप बड़े दिनों बाद नजर आई हैं, वेलकम करते हैं आप। आपने साथ साथ 3-4 सवाल कर दिए हैं कि वापस इतने दिनों बाद क्यों आई ये भी। हाँ ना, खैर उससे पहले बॉडी टाइप्स खुशगवार चेहरा इतने दिनों बाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ज़ैनब, आप अपनी बात शुरू करें। हम उससे पहले अपने व्यूवर्स को बता दें कि अभी नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप भी कॉल करके इस सेगमेंट में शमूलियत इख्तियार कर सकते अपनी हैं, जर्नी का बता सकते हैं। अपनी राय दे सकते हैं। तो ज़ैनब, आपकी क्या बॉडी टाइप है ये बताएं। हाँ श्योर, अगर इस आपको category पता में है आप तो ऑफ कोर्स। अच्छा, बेसिकली बॉडी टाइप्स की जैसे बात हम करते हैं तो उससे पहले बॉडी शेमिंग की ही मैं बात करना चाहूँगी। वो इसीलिए कि किसी को भी बॉडी शेम मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस सर्कमस्टांसेस में है, उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो किस स्टेट में है, उसकी बॉडी की टाइप क्या है, या वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है। क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी टाइप आप तक डिफाइन कर दिया जाना ये बहुत आसान है। हाँ जी। लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन करना कि वो आपकी बॉडी टाइप में, आपकी बॉडी में कैसा एक्ट कर रहा है, वो बहुत मुश्किल है। और उसको समझना, किसी के फुटस्टेप्स तभी समझ आते हैं जब आप उसके शूज पहनते हैं। एग्जैक्टली। हमें घर से ही बॉडी शेम किया जाता है सबसे पहले तो। ओ बिल्कुल, घर से सबसे पहले तो जी इतना मत खाओ, ऐसे मत खाओ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो पेरेंट्स को खुद बनना चाहिए बच्चों का। बच्चे मोटे हैं, पतले हैं, आई वुड इवन से कि काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, अगर आप उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे ना, तो वो चाहे काले हैं, मोटे हैं, सफ़ेद हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, वो बेस्ट परफॉर्म ज़ैनब, ये चीज़ें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। हम तो बहन भाई भी आपस में एक दूसरे को मजाक में बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा। जब अपनी हम शक्ल देखो, अपना रंग देखो, बिल्कुल, मोटापा देखो, खाते जा रहे हो, इस तरह की और बातें बहुत सारे बहुत बुरे बुरे नाम। मैं खुद इस तरह की बातें कर रही होती हूँ अक्सर, लेकिन अब मुझे दुख होता है कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप ये अगर ये देखें कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम कह के गुजर जाते हैं, और वो वहीं पे लेकिन वो बंदा जिस फेज से गुजर रहा होता है, अगर हम उसको सोचे तो वो बहुत एक लंबी जर्नी होती है उसके लिए, उसको क्रॉस करना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी इसीलिए गुजर रहे होते हैं और हम उसको नहीं देख पाते। बुली करते हैं। एग्जैक्टली। इवन प्रेग्नेंट खातून को बुली किया जाता है। मैं यहाँ पे जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको बुली करते हैं। मैंने पिक्चर्स लगाई तो मुझे इतना बुली किया जब मैं मोटी हो गई उसके बाद, प्रेगनेंसी के बाद, कि इतनी मोटी भैंस बन गई हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी किन चीजों से गुजर के आई है, आप एक दफा जब माँ बन जाते हो, आप लड़की दोबारा नहीं बन सकते हो। आपकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो चुके होते हैं, टोटल बॉडी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। तो कितना मुश्किल मरहला है ये तो आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल, जब तक आपने उसको सफर नहीं किया। अब इसकी एक एग्जांपल दे के फिर मैं बात आगे लेके जाना चाहूंगी। एक साथ आपके जिस्म की 206 हड्डियां तोड़ दी जाएं और वो जो दर्द आपको होता है वो भी उस दर्द से कम है जिससे हर माँ गुजरती है। ऐसे ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी गई। अब अगर बॉडी टाइप्स की बात करें तो बॉडी टाइप्स में बेशुमार टाइप्स आती हैं जिसको हम कंसिस्टेंटली कंसाइज करने की कोशिश करते हैं 3 से 4 टाइप्स में, जिसको हम एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ कहते हैं, एक्टोमॉर्फ कहते हैं, और एक कॉम्बिनेशन हम बोल देते हैं। लेकिन अब इसमें लोगों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हर बॉडी टाइप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाती है हर इंसान में। अब बहुत सारे लोगों के कंधे चौड़े होते हैं लेकिन बाकी बॉडी जो होती है वो लीन होती है, पतली होती है। और कुछ लोगों के फेस कट भी यहाँ पे चौड़े होते हैं। बिल्कुल, मुंह बहुत चौड़ा होता है, बॉडी बहुत थिन होती है। कुछ लोगों का मुंह बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत बड़ी होती है। कुछ लोगों के शोल्डर्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, बाकी बॉडी बड़ी होती है। कुछ बिल्कुल ही सारा कुछ ही पतले होते हैं। एग्जैक्टली। जो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं उनको हम पेंसिल शेप में भी लेके जा रहे होते हैं, हैंगर भी कहते हैं हम उनको। एग्जैक्टली। नहीं, ये साइंस टर्म है। बाद में हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, Sure. उनसे बात कर लेते हैं। जमाल हमारे साथ बिल्कुल कॉल पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जमाल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए जमाल, क्या कहना चाहते हैं आप?
सर सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग, और बड़ा अच्छे Good टॉपिक के साथ आप लोग आज माशाल्लाह यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं मतलब हमने भी बेसिकली सर अपना वजन जो है बड़ा एक पहले वीक होता था काफ़ी में, अच्छा तो उस वजन को बढ़ाने के लिए बड़ी सारी हमने मेहनत की, बड़ी सारी जो है डाइट्स को अपना मेंटेन किया, खाया पिया काफ़ी, तो वजन बढ़ गया। और उसमें बहुत सारे लोग हमें तनकीद भी करते थे। क्या अच्छा, तनकीद तो करते जब वजन बढ़ गया फिर तनकीद की? जी, जब वजन बढ़ गया, पहले वजन कम था तब भी तनकीद आपको होता है, दुनिया हर तरफ से आपको जो है वो कम में बातें कितना करती वेट है। था जब आपका weak और थे जब तब ज्यादा भी, हुआ तो कितना वेट और जब वजन बढ़ा लिया तब भी। सही है जमाल, जब आप पतले थे तब कितना वेट था और जब बढ़ गया तो तब कितना वेट था? सर पहले जब मैं वीक था तो मेरी वेस्ट जो थी 28 थी। अच्छा इवन दैट कि मैं पैंट को भी फोल्ड करके पहनता था। अच्छा, और जब बढ़ गया फिर? और अभी जो है इस वक्त मेरी वेस्ट सर जो है वो इस वक्त 47 48 मुझे आपने भी आती तो है। बहुत ज्यादा बढ़ गया ना वजन एकदम से शायद। जी बहुत ज्यादा। तो उसमें अभी है कि अब मैं मजीद थोड़ा सा इसको मेंटेन करना चाह रहा था अपनी बॉडी को, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्लीज आप लोग गाइड करें कि मैं इसको ठीक है। शेप में लाने के लिए किस तरह इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है जमाल, आप प्रोग्राम देखिए, हम डॉक्टर जैनब से पूछते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ वेस्ट की बात करें, बाकी चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, तो वेस्ट लाइन आपकी बहुत सारी बीमारियों की भी इंडिकेशन दे रही होती है। अच्छा, अगर आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो यू आर सो मच प्रोन कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी सिर्फ जो है वो स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाना, वो भी आपको प्रोन करता है आपकी बहुत सारी बीमारियों की तरफ। स्किन टैग जैसे स्किन टैग्स जैसे गर्दन के इर्द गिर्द आपके ब्राउन पैचेस टाइप? नहीं, जो उभरे हुए जिस तरह मोल अच्छा, होता है, अच्छा, उभरा हुआ मोल जो होता है, वो स्किन टैग्स हम उसको बोलते हैं, वो बनने शुरू हो जाना। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको बहुत रेज और फिर गिराना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच करके जब आप बॉडी में देते हो तो वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने इतनी वेस्ट से इतने वेस्ट पे आप गए, अब हो सकता है कि आपने सिर्फ फैट बॉडी में ना बढ़ाया हो, आपने बॉडी में मसल मास गेन किया हो। अब जो मसल मास आपने गेन किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मसल का काम है, फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल लीन इंसान बॉडी की बात करते हैं, मसल की ये शेप होती है। सही ठीक है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप उसको तोड़ते हैं सही। और आप उसको अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो कि आपने उसको कितना बड़ा या कितना छोटा करना है। ओके। अब जैसे आपने अक्सर सुना होगा 16 का डोला, इतना डोला, Exactly. इतना। अब वो यही चीज है कि Six आपका packs. एग्जैक्टली आपका मसल ये था, अब आप उसको यहाँ ले आए हो, यहाँ ले आए हो, यहाँ ले आए हो, ये आपकी मर्जी है कि आपने उसको Train कितना किया? एग्जैक्टली आपने न्यू बिल्ड कितना किया है। लेकिन ट्रेनिंग आप कर रहे हो, खाना आप अच्छा नहीं खा रहे हो, तो भी आपका जो मसल है वो वीक बन जाएगा, Effect होगा। अगला वाला जो होगा। अगर आपने प्रोटीन कम लिया है, वो थ्रेड्स टूटेंगे तो सही लेकिन सही जुड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से भी टिश्यू डैमेज आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनका होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर रिपेयर अगर आप चीज को नहीं करोगे तो वो खराब होती ये जाएगी। जिन्हें हम क्रैम्प्स पड़ना या ये खलियां पड़ना कहते हैं, ये वही चीज होती है? क्रैम्प्स पड़ना और खलियां पड़ना बेसिकली होता इस तरह से है कि आपकी बॉडी एक शेप में है, आपने जब उसको बहुत ज़्यादा एकदम फिजिकल एक्टिविटी में इंडोर्स किया है तो आपकी बॉडी के ग्लूट्स जो होते हैं, जो आपके मसल्स होते हैं, वो फट टियर जाते वेयर एंड टियर में जाते हैं। अब वेयर एंड टियर तो वो हो गए, लेकिन अगर आपने उनको रिपेयर नहीं किया तो वो फटे रहेंगे और आपको दर्द देते रहेंगे। और आपने है। देखा होगा हफ्ता एक लगता है कि वो क्रैम्प्स ठीक एक और होने कॉलर में। हमारे साथ मौजूद है, जिशान लाहौर से। जी जिशान, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र लगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है मैडम से कि मेरी बॉडी पहले एक्टोमॉर्फ थी और मेरा वेट जो था वो तकरीबन 48 था। अच्छा, उसके बाद मैंने, क्योंकि सारे मुझे घर में भी कहते थे, बाहर भी कहते थे भाई सुक्का है, पतला है। आपको बताइए पतले लोगों को क्या कहा जाता है। ये मसाइल सही। हैं हमारे। उसके बाद मैंने ना ज़रा कोशिश की कि ज़रा अपना वेट वगैरह, बॉडी वगैरह बनाई जाए ज़रा। तो उसके बाद जब मेरी रीशेपिंग वगैरह करके अब मेरा बॉडी वेट जो है वो 72 है, अच्छा। ओके। लेकिन अब मेरी बॉडी बैगी होती जा रही है। मैं उसको मेंटेन करना चाह रहा हूँ। मैं हालांकि रोजाना सुबह फजर के बाद भी वॉक वगैरह और करता हूँ। जिशान आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'8". चलें जी, अभी जैनब जरा क्विकली quickly रेमेडी जरा बताएं जरा। अच्छा, बेसिक ये है कि आपने अपनी बॉडी को इतनी बेसिक ट्रांजिशन दी है, अब आपको उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप डेली बेसिस पे वॉक तो कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, लेकिन
हो सकता है कि आप एक सेम टाइम पे कर रहे हो। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ आधा घंटा वॉक कर रहे हो, आपकी बॉडी उस फेज में चली जाती है कि आधा घंटा ये तो अपना जाना पहचाना काम है, वो उस पर काम करना छोड़ देती है। अगर आप उसको वर्किंग में रखना चाहते हैं तो या तो 35 मिनट्स पे चले जाएं या 25 मिनट पे आ जाओ, चेंज करते हैं, टाइम अपना साइकिल ब्रेक करना है। एग्जैक्टली, पर टाइम सेम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, टाइम सेम और सेम ट्रैक डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे वॉक करने जाते हो, सेम टाइम करते हो, तो आपकी बॉडी को लगता है कि ये तो वही चीज है जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, वो उसको अडेप्ट कर जाती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जो लोग जिम जाते हैं तो वो तो सेम चीजें होती हैं, सब कुछ सेम होता है। लेकिन जिम में थोड़ी सी आपको ये मिल जाती है कि आपकी 4-5 लगी हुई होती हैं ट्रेडमिल्स, लेकिन वो कभी कोई हो जाती है, मसल कभी ट्रेन हम लोग रोटेट करते रहते हैं ना। पार्क में सेम ट्रैक होता है। हाँ, तो पार्क में सेम ट्रैक होता है, उसको आप ये कर सकते हो, टाइम वेरिएशन कर सकते हो। जैसे सुबह कभी 5 बजे, कभी 5:15 कर लें, 5:30, क्योंकि जो सूरज की जो वेरिएशन है आने जाने की, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है बॉडी में। आपकी बॉडी ने जो देखना है वो उसने अडेप्ट कर लेना है। अगर आप सामने मटन सूप रखें और पिए आप चिकन सूप, लेकिन आपकी बॉडी रेडी थी मटन सूप के लिए, तो वो बहुत सारे ग्लैंड्स जो रिलीज कर चुकी थी वो मटन सूप की डाइजेशन के लिए। इसका मतलब है कि कोई सामने कोई प्रोटीन की चीज रख के पिज्जा खा ले तो इशू नहीं है। ये तो अब आपने जो है ना एक बहुत पिज्जा बड़ा सोच के हम सेब खा लें। नहीं, ऐसे नहीं है, इतना ज्यादा बॉडी जो है थोड़ा बहुत उसको है, डॉज नहीं कर सकते। आपका ब्रेन जो है वो जैसे ही अगली चीज को देखेगा वो उसके सेल्स रिलीज करना शुरू कर देगा, उसकी जो सिक्रीशंस है वो बॉडी में कराना शुरू कर देगा। आप अगर बहुत हैप्पी मूड में रहते हो, खुश रहते हो, आपका ब्रेन जो है, लेकिन ज़ैनब मुझे एक बात नहीं समझ आती, हमेशा जो नेगेटिव चीजें जिनके मुज़र असरात हैं वो ज्यादा सिक्रेशन की होती है। वो जो चीजें पॉजिटिव हैं उनको जितना मर्जी देखते रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, दिस आपके अंदर भी होता है। अगर आपने एडेप्टेबिलिटी अपनी नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा कर ली है तो वाकई आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी, नेगेटिव चीजें ही आप तक आएंगी। अब जैसे अक्सर लोग मुझे ये बात कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नेगेटिव नहीं होती हो। मेरे में ये चीज जो है ना, मेरी थोड़ी मामा से भी बिल्ड हुई है कि वो एवरी टाइम इतनी पॉजिटिव रहती है कि कभी कभी मैं उन्हें कह देती हूँ, मामा इतना पॉजिटिव नहीं इंसान को होना चाहिए। लेकिन हल से कि मेरे में ये पॉजिटिविटी उनसे आई है और मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को देखना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हुए और आप ये सोच लें कि ज़ैनब कुछ गलत आज बोलेगी, तो वो ज़ैनब गलत बोल देगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने उस चीज को जो है ना, तो अपने लिए भी होता है ना कि मैं कुछ गलत करूंगा, मैं फंबल करूंगा, वो होता है। मेरा ब्रेन कह रहा है कि ब्रेक लेनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो गया है हमारे आखिरी सेगमेंट का। सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे कराची में फ्रेयर हॉल की। तो आगे लिए चलते। हॉल की खूबसूरत और दिलकश इमारत की तामीर का मंसूबा 1862 में बनाया गया, जबकि वेनेशियन गोथिक स्टाइल तर्ज पर इसकी तामीर का बाकायदा आगाज अगस्त 1863 में किया गया। कराची से 57 मील के फासले पर वाक़े घोलारी से चूने का पत्थर, जबकि झंग शाही से गहरा सुरमई और सुर्ख भूरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। छत पर जुज़वी तौर पर भट्टी की पकी हुई मट्टी की खपरेल और नालीदार लोहा बनाया गया। इमारत में एक मीनार भी बनाया गया जिस पर धात की तह चढ़ाई गई है। इमारत की तामीर में जा बजा आला किस्म की सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। फ्रेयर हॉल का डिजाइन और नक्शा रॉयल इंजीनियर्स के कर्नल क्लेयर विल्किंस की तख्लीक है। इमारत के अतराफ पार्क बनाया गया जिसमें एडल जी डनशा की जानिब से तोहफतन पेश किया गया एक बेशकीमत फवारा भी नस्ब किया गया है। इस वक्त इस वसीओ अरीज फ्रेयर हॉल के अहाते में लियाकत पब्लिक लाइब्रेरी, सादकीन आर्ट गैलरी भी है।
फ्रेयर हॉल को बरतानवी दौर की पहली अवामी इमारत कहा जा सकता है, जिसे 156 साल कबल अवाम के लिए खोला गया था और आज भी ये अवाम की तवज्जो का मरकज है। व्यूवर्स, ये है जी फ्रेयर हॉल। आई होप आपने सेगमेंट को एंजॉय किया होगा, बल्कि हमारे पूरे प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। तो आज हमें इजाज़त दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई मौज़ूआत, नई गेस्ट लाइन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।